कहाँ तक पढ़ लिया गया परसों? आईपी तक पढ़ दिया था। Why is IPR important for enterprises? IPR का मतलब बताइए जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब हुआ ये, मतलब हुआ। फिर जो इनोवेशन आइडियाज हमारे दिमाग में होते एक इनोवेशन होती है जो मैं मूव टच फील कर सकता हूँ। एक इनोवेशन है जो आइडिया, डिजाइन, कॉपी पे लिखा हुआ है या किसी को वर्बली बताया हुआ है या अभी मेरे माइंड में है इंटेलेक्चुअल और वो मेरे लिए एसेट है कि नहीं है। तो वो अगर इनटेंजिबल एसेट के भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल। और उसके लिए मेरे को पेटेंट राइट्स जो मिलते हैं कि कोई और उसको यूज ना करे, तो मैं क्या कराऊंगा? उसको कॉपीराइट करा दूंगा। उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कहाँ तक पढ़ लिया था? बोलो। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट मैंने क्या बताया था? जो हम लिख के रखते हैं कॉपी पे लिख सकते हैं। बेकार लग रहा है पॉज। कॉपीराइट का मतलब मैंने लास्ट का क्या था? क्या था? हम लिख सकते हैं कॉपी पे। सर जो कॉपी क्या लिखे कॉपी में? लिरिक्स, गाना, म्यूजिक, नॉवेल्स, स्टोरीज, कुछ भी पिक्चर की थीम, कुछ भी, वो सब मेरे लिए क्या है? ड्राइंग भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ड्राइंग्स भी, डिजाइन भी, पेंटिंग्स भी सब कॉपी में आएगी। तो इसको मैं गवर्नमेंट के पास जाके बोल दूंगा ये राइट जगह पर कॉपी अगर भी करेगा तो वो मेरे को पे करेगा। फटाफट पढ़ो और दिखाता हूँ। सिर्फ इतना पढ़ो, पैरा पे लगा फर्स्ट। अगर गवर्नमेंट तो साउंड रिकॉर्डिंग कैसे होगा? साउंड की जो म्यूजिक की लेवल लिखूंगा ना अच्छा सिलेबस में नहीं है। ये क्या कर रहा है? सीबीएसई बोर्ड का है ना, इसलिए कोई डाउट? अरे क्लास अभी करूँगा 5 मिनट और 5 मिनट। बलवीर को डाउट है बेटा? कोई वर्ड, कोई लाइन, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, रिकॉर्डिंग वगैरह, ये सब क्या होता है? इवन मूवी का नाम तक भी क्या होता है? कॉपीराइट। मनप्रीत के और आजा के सुन के बीएसयू मार्क्स थे। इन्होंने सब सुनी सुनाई बातें, थोड़ा लर्न किया हुआ वो लिखा, बाकी तो भूल भी जाते हैं। सुनने पे ध्यान दिया करो, पूरा सुनता नहीं जो। आगे पढ़ो जी मनप्रीत से। अमन जो नहीं पढ़ते। कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब व्हाट डू यू मीन एक्सक्लूसिव? मतलब एक सिर्फ मेरा, ओनली माइन, ओनली। एक्सक्लूसिव मतलब अकेला, बहुत अलग। कहते नहीं ये वैरायटी एक्सक्लूसिव है, कपड़े देखते हैं, ये यूनिक। यूनिक मतलब ओनली माइन, मेरा, सिर्फ मेरा। राइट ऑफ द किसका है? यूनिक। ओनली राइट ऑफ द किसका है? क्रिएटर, जिसने चीज बनाई है। टू प्रोहिबिट द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ दैट कंटेंट विच इंक्लूड्स रिप्रोड्यूसिंग, कि मेरे कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर दो। कोई रिप्रोड्यूस करके नया गाना बना दिया, किसी उसी नाम से मूवी रिलीज कर दी, मेरी स्टोरी की कॉपी कर ली, वगैरह वगैरह, या उसकी कॉपी बना के क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये सब उसको रोकता है। द यूनिक फीचर ऑफ कॉपीराइट इज दैट द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क arises automatically as soon as the work comes into। क्या मतलब हुआ? सर इसके अंदर यही बताया कि जो कॉपीराइट का जो फीचर है वो हमें हमारे जो भी हमारा काम है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई और उसको चोरी ना करे। जैसे मेरा काम एग्जिस्टेंस में आता है या कोई और करता है, मेरा काम उसको उन पे पे है। करना होता है। अब इसमें क्या क्या आता है देखो, लिटरेरी वर्क
पैम्फलेट, ब्रोशर, नॉवल, बुक्स, दिख गया। आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग्स वगैरह वगैरह। ड्रामेटिक वर्क मतलब डांस, थीम्स, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक वगैरह, ठीक है। तो मैप कर सकते हैं। कॉपी पे होगा ना, पेपर पे नहीं होगा यार। तुमने कोई अलग तरह का मैप बनाया, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। कहीं कोई रास्ते का मैप बना दिया होगा, यहाँ से आ जाने का मैप। बहुत सारे मैप्स दुनिया में, सबमरीन्स वगैरह मैप बनते हैं, शिप से मैप बनते हैं। तुम्हारा मैप है, तुम कोई बात तुमसे पूछे बगैर कॉपी नहीं कर करेगा तो तुम्हारा नाम साथ में है। तुमने केबीसी देखा, कभी देखा? केबीसी में कभी ऑडियो क्वेश्चन आता है, कभी वीडियो क्वेश्चन भी आता है, कभी पिक्चर क्वेश्चन भी आता है। कोई पिक्चर ली होती है, वो बाद में बोलते हैं ये पिक्चर बीबीसी के सोचने से ली है, क्योंकि ये उनके चैनल पे थी। तुम सोनी में रह के बीबीसी के चैनल की पिक्चर, क्योंकि उनके कैमरा मैंने क्लिक किया है, तुमने उनसे मांगी होगी, या तो उसको पे किया होगा या उससे एग्रीमेंट किया होगा कि आप ये लो। फिर तुमने उसका नाम बताया कि ये पिक्चर हमारी नहीं है, हमने इस मूवी से ली है, हमने इस कोरियोग्राफर से ली है, हमने इस बीबीसी से चैनल से ली है, हमने नहीं की चीज। तो करना पड़ता है, नहीं बताओ कैसे। अगला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क मतलब किसी कंपनी का लोगो, कोई अपना ब्रांड नेम क्या लोगो। जैसे नाइक। ट्रेडमार्क बहुत कुछ हो सकता है। आइडेंटिफाई करना। देखो ब्रांड नेम और ब्रांड सिंबल में क्या फर्क है? ब्रांड नेम जैसे नाइक है तो उसका symbol ऐसे। Definition हो गई। 3 बातें होगी, ब्रांड नेम, ब्रांड सिंबल, ब्रांडिंग, 4 बातें होगी। एडवर्टाइज कर रहे कैसे? अपने नाम को फेमस करना, प्रमोट करना, ब्रांडिंग कि बार बार हर जगह आपका ही नाम दिख रहा है, वो प्रमोट। आपका ब्रांड का नेम भी हो सकता है, आपका ब्रांड का सिंबल। कई कंपनीज अपने ब्रांड का सिंबल यूज करती है, कई कंपनी अपने ब्रांड का नाम यूज करती है, कई कंपनी दोनों यूज करती है। एप्पल नाम बहुत कम यूज करती है, अपना सिंबल यूज करती है, सिंबल। ठीक है ना। ऐसे कई कंपनी नाम बहुत यूज करती है, प्यूमा उसका सिंबल भी है ऐसा, ठीक है ना। सैमसंग नाम। अगर आपने वही ब्रांड नेम प्यूमा गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा दिया, वो ट्रेडमार्क बन गया। और जो रजिस्टर नहीं कराया, वो सिर्फ ब्रांड नेम है, वो ट्रेडमार्क नहीं बना, और वो चोरी हो सकता। मतलब जो ब्रांड के लोगो या सिंबल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, वो ट्रेडमार्क है। बाकी सब सिर्फ ट्रेडमार्क है। ऑब्वियसली उसमें स्मॉल आर लिखा होता है, तो फिर इनकी नकली फीचर कैसे है? वो तो इलीगल है ना, पकड़े जाते हैं सब लोग। तो ऐसे लोग पहन के घूमते हैं। पहनने वाले की गलती नहीं होती, बेचने वाले सट्टा की। खेलने वाला गलत नहीं, खिलाने वाला गलत होता है बेटा, जेल उसको होती है। खेलने वाले की दिक्कत नहीं होती। पटाखे फोड़ने वाला गलत नहीं, बेचने वाला गलत है, उसको पकड़ा जाए। उसको देखा भी नहीं मैंने, वो तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल पटाखे कोई सट्टा खिला रहा है और तुम सट्टा खेल रहे हो, तुम्हें नहीं पुलिस पकड़ेगी, खिलाने वाले को। पढ़ो जी। ट्रेडमार्क एक वर्ड हो सकता है, एक नेम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। दैट लेट्स अस आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। सर मेन क्या होता है? MINE। अरे यार मेन काम तो रह गया, कल तुम्हारी छुट्टी तक की। सर मेरी छुट्टी है। मेरा वर्क कैसे पता? ग्रुप में मैसेज आया था, ग्रुप में मैसेज आया था। छुट्टी किस बात की है? स्कूल की पूछा हूँ, जाना है? हाँ। कोई दिन में क्या करें? लगा कि सबकी छुट्टी है, मैं कल शाम की क्लास दिन में लूंगा, शाम को ही जाना था, तो कई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अपनी क्लास में। और सर सेक्रीफाइस सर आप संडे में चले जाना, आप संडे में जाना। संडे तो मैं हर जगह जाता ही हूँ, तो जा भी होता है। कल भी कहीं जाऊंगा बाई चांस, कहीं जाऊंगा है। सर कह रहा है क्लास में कर दो। मैंने नहीं बोला, मेरा 4 को पेपर है। इनको है, इनको कल हाँ सर दोनों को दिक्कत आ रही है बेटा, सर आप 3 में नहीं बोलोगे दोस्तों। कब खोलोगे? कल मैं क्या बताऊंगा, मेरे बच्चे का मैसेज है 2:30 बजे के लिए, आज भी कह रही है शायद 2:30 बजे पहुंच ग्रुप में आ जाएगा वैसे, बस कुछ ठीक है मैं भी आ जाऊंगा। सर दिक्कत हो गई है। एग्जीबिशन में जा रहे हो आप, कितना तुम अपने टाइम पे ही आओगे,
यस सर हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो मैं क्योंकि अगर मैं खोलूंगा तो कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा क्लासेस तो डिस्टर्ब नहीं कर दूंगा आ सकते सर हम तुम भी आराम से पढ़ो पढ़ना है बच्चे 10th को कोई मना नहीं जब मर्जी फिर मेरे को देखा तुम यार डिस्टर्ब तो कर नहीं रहे हो पहले करते थे ना बहुत सर अब क्वेश्चन हाँ अभी लोगे फिर तुम 4 बजे आता एक काम करते हैं ना अब से रोज की जो तुम 8-9 से लेकर 10 मिनट डाउट लेते हो रोज 2:30 बजे टाइम कर दूंगा प्लीज तो जल्दी बोल दिया करूंगा वो आ जाती है हिंदी का कोई मैथ पढ़ती रात को वो अलग ही डूबा है कहीं नहीं मैथ स्टैट्स का इसने रिविजन किया प्रोबेबिलिटी सीखी स्टैट्स सीखी कहती हो तो गया फिर टेस्ट दे ही दो कोई नहीं बात कोई नहीं बात कितने सारे सॉरी करने के बड़े आप टेस्ट ही दिया ना सर मेरा पेपर चला गया यूपी क्या ये गलती से चलो कल तुम लोग कानून अमाउंट पढ़ रहे हो यस सर शुरू भी नहीं किया नहीं कर लिया थोड़ा बहुत खाली मैथ नहीं पढ़नी वही पढ़ना है सर हम घर जाके मैच छूटते ही नहीं कर सके इधर से चेक कर लीजिए तेरा टाइम टेबल लगाएगा उनका सर मेरा सर एक बार टाइम चेक करा दो मेरा शेड्यूल की ऐसी तैसी हुई पड़ी है बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का क्यों सर 10 बजे तो घर से आ जाता हूँ 12 बजे सोना होता है 2 घंटे बचते हैं बीच में आधा घंटा खाने खाने में लग जाता है 1.5 घंटा बचता है क्या करूँ 1.5 घंटे में कितने सब्जेक्ट कर लूंगा 4 सब्जेक्ट और है मैथ्स के अलावा इससे पहले भी तो पढ़ोगे तो अब साइबरी तभी हो पाएगा साइबरी पे होती है फिर स्कूल की छुट्टी होगी तभी हो पाएगा सब मेरे कुछ। को दिसंबर तक जाना है पूरा दिसंबर स्कूल हो तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे- फिर तो ऐसे होगा एक दिन साइंस एक दिन हिस्ट्री ऐसे होगा मेरे क्योंकि 6 से 21 है प्री बोर्ड और 21 से 31 में जाऊंगा फिर 1 जनवरी से स्कूल की छुट्टी होगी तो 8 घंटे बच जाते हैं 9 घंटे 10 घंटे वो फिर बहुत कुछ रहेगा तब तक तो कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा प्री बोर्ड क्या क्या करें 2 दिन पढ़ हाँ जी। पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ पढ़ो क्या कहना था कभी ट्रेडमार्क का फायदा क्या होता है लेट अस डिफरेंशिएट कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा हम ऐसा ट्रेडमार्क रजिस्टर तो गवर्नमेंट भी ना अगर एक जैसा मिलता जुलता होगा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करती कहीं अगर एक का शेयर है उसका भी शेयर आगे जाए ट्रेड आगे रखा है उसको रजिस्टर हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के ब्रांड से क्या करेगा अलग करेगा एक हमको प्रोडक्शन सुपीरियर भी बनाएगा चलो एक हमको प्रोडक्शन देगा कि हमारा कोई कॉपी नहीं कर पाएगा हमारी कंपनी की रेपुटेशन हो जाएगी गुडविल हो जाएगी प्रोडक्ट सर्विस सब ऊपर हो जाएंगे उससे क्योंकि मेरे को क्या मिल चुका है ट्रेडमार्क उस दूसरे गुड से हल्के गुड से क्या कर रहा है अलग कर रहा है हल्का गुड हल्का रहेगा मेरा गुड सुपीरियर गुड रहेगा अगर कोई कंपटीटर मेरे गुड्स मेरे ऐसे कपड़े कोई बुक्स या शूज बेच रहे हैं और मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं तो या सिमिलर सेम या सिमिलर ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है तो उस सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को बोलते हैं डिसेप्टिव सिमिलैरिटी क्या बोलते हैं हाईलाइट कर लो विच मे बी डिफाइंड एज फिनेटिक स्ट्रक्चरल और विजुअल सिमिलैरिटी या तो दिख रही है या सुनाई दी म्यूजिक सेम है या स्ट्रक्चर सेम है वो अलाउड नहीं अब कैटेगरीज कितनी कितनी है इसकी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल में मतलब पुराने टाइम के कौन से हैं वर्ड्स कलर कॉम्बिनेशन लेबल लोगो पैकेजिंग ये सब कुछ एज अ ब्रांड नेम या सिंबल यूज है शूज को एक ही शेप के होते हैं आपको पता होगा प्यूमा एक अलग से पट्टी है उसके शूज पे उसका सिंबल है डिजाइन हो गया शेप वो ऐसे वाइट सर जो मीडियम जो एल आएगा वो जो बीच होता है उसके बीच का नहीं होता मीडियम होता है इसमें फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस जो एल होता है उसको क्या लिखते हैं उसकी भूल गई लोअर लिमिट लोअर लिमिट मीडियम क्लास की जो हमें 3.2 n/2 होती है हाँ
N/2 से बड़ी वाली क्लास N/2 से बड़ी वाली CF वाली जो क्लास होती है वो मीडियम क्लास होती है। और अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो N/2 से नहीं आती है, जो आंसर जो है उसकी क्लास होती है वो मीडियम क्लास। लोअर लिमिट ये वाली होती है। सर एज क्वेश्चन सर कुछ क्या हो गया है? तुम्हें पढ़ने को बोला है पढ़ ले दो। सर नॉन कन्वेंशनल में क्या पढ़ेगा? कन्वेंशनल के सर अंदर जो नॉन से पुराने कुछ नहीं टाइम हो के रहा। होते हैं जैसे लोगोस हो गए, जो आ रहे हैं वो तक नहीं हो और रहे। कन्वेंशनल के अंदर न्यू ऐसा टाइम के क्यों? हो गए। कभी पहला दिन है तो शुरू हो कल तक तो ठीक थे हम, तो कल तो चैप्टर वाइज करेगा ना, कल शिवदास कर रहे चैप्टर वाइज करेगा ना, तो फिर चैप्टर वाइज में ना कॉन्टिन्यूटी बनी होती है। यहाँ पे रैंडमली आता है क्वेश्चन, पता लगता है दिमाग को होता है। कभी तो करा दो साइन प्लस कॉस्ट रूट 2 दिया हुआ है, क्या निकालना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड से करेंगे। नहीं सर नहीं कर रहे यार, रुक जाओ मैं ठीक है कर ले, एक मिनट रुक जाओ, हमें करने दे प्लीज। आप बताओ। मेरे को लगा था स्क्वेयरिंग करना है, लेकिन ये कह रहा है कि जब भी ऐसे देते हैं कभी स्क्वेयरिंग नहीं करते हैं, साइन चेंज करके रेसिप्रोकल हो जाता है। हो भी सकते हैं, स्क्वेयरिंग ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ मैं तो दवा छूट रहा था। स्क्वेयरिंग से पता है क्या होता है? 1/10 स्क्वेयरिंग से नहीं होना एक मिनट रुक जाओ, सीकेंड स्क्वायर तो 1/cos स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर। नीचे क्या है? तो आ जाएगा। tan 1/cos sin 1/cos cos से cos कट गया, sin 1/cos क्या है ये सब तो सैंपल पेपर है, इसमें टीचर भेज रही है हमारी, अभी भेजे उसमें कह रही सॉल्व बेसिकली वैसे ही है। सॉल्व करके सॉल्यूशन मांगो। इससे हाँ फिर ठीक हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बहुत साइज के ट्राई तो करो, मूवमेंट हो गया। ट्राई तो करो, क्योंकि साइन प्लस cos में तो बन जाएगा। ट्राई तो करो। साइन प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा तो साथ में 2ab भी तो 2 साइन कॉस भी तो होएगा, कुछ तो करोगे आगे। तो 2 साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 2 - 1 1 एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा हाँ 2 साइन sin cos बन गया 1/2। हाँ तो ये मैंने कर चुका हूँ, ये साइन कॉस इज इक्वल टू 1/2 मैंने कहा। सॉल्यूशन देख लो। सोल्यूशन में पता नहीं क्या करते हैं लोग, बड़े गंदे सोल्यूशन है। मतलब मैथमेटिक्स में हाँ कर दी। यही वाले करे विंटर का टाइम चेंज हो गया और लंबा हो गया। अमन और मनन बताएंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्यों फर्क क्या होगा। कन्वेंशनल के अंदर पुराने टाइम के होते हैं जैसे लोगोस वगैरह हो गए, और लोगोस हो गए और साइंस हो गए। नॉन कन्वेंशनल बताओ। नॉन कन्वेंशनल वो होते मैं हैं कह रहा हूँ वर्ड का मतलब क्या है कन्वेंशनल का और नॉन कन्वेंशनल अलग अलग क्यों होती है? वो तो इसमें पता नहीं चलता। नॉन कन्वेंशनल में होता है जो मार्क पहले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन टाइम पास जब पास होता है करने लगते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है पुराने, ओल्ड, हमारे भी तो पुराने ओल्डर, और नॉन कन्वेंशनल मतलब रिसेंटली। रिकॉग्नाइज लिखो कन्वेंशनल है कि पुराने टाइम से जो ट्रेडमार्क में कंसिडर किया मैंने था। लिखा है, अभी तो आपको बोला था ये। कन्वेंशन का मतलब है वर्ड, सिंबल, डाटा वाला, ये सिंबल, ड्राइंग वगैरह, ये जो पॉइंट, लोगो या ब्रांडिंग, ये पॉइंट से जो माने आते हैं कि ट्रेडमार्क कंसिडर करो। अब क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ऑनलाइन आने के, इंटरनेट आने की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडमार्क के नाम पे पॉइंट से नहीं लगी थी, पर वो भी चोरी होने शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब इसको ट्रेडमार्क में इंक्लूड कर दो। तो साउंड मार्क, साउंड के मार्क्स नहीं होते, सिंबल होते साउंड के, वो डायनेमिक मार्क, इंटरनेट के मार्क्स, ये सारी चीजें किसमें डाल देंगे हम? ट्रेडमार्क में कंसिडर रिसेंटली मतलब पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से किया जाएगा। बिसाइड्स दीज, आगे स्मेल, टेस्ट आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्शन एज, कि मैं एक ऐसी चीज, मेरा रेसिपी ऐसी है, मेरी रेसिपी ऐसी है कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, कोई मसाले ऐसे बनाए हैं मैंने कि वो स्मेल से बिकते हैं, उसकी खुशबू अच्छी है, तो मैं वो लीक, वो मेरा स्मेल जो है वो मेरा ट्रेडमार्क है, वो भी इसमें ठीक है। और मेरा कोई रेसिपी ऐसी है कि मैं लीक नहीं कर सकता कि उसका टेस्ट ऐसा है कि वो मेरा क्या, मतलब अभी रिसेंटली नॉन कन्वेंशनल में स्मेल और टेस्ट भी ऐड कर दिया। तीसरा है जी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इज प्राइमरी इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइड्स एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, industrial goods and foodstuff originating from a definite geographical territory where a given quality, reputation, other characteristics। क्या मतलब बताइए? सर इसमें जैसे असम की चाय हम सुनते हैं। हाँ, तो हम कोई ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ओडिशा की कौन सी- जैसे
गुजरात के हैंडीक्राफ्ट राजस्थान के अलग होते हैं, पंजाब का वो अलग होता है, क्या कहते हैं उसको, फुलकारी कहते हैं। इस तरह की हम चीज बना रहे हैं जो मेरे एरिया को क्या करती है, आदिवासी लोगों का सामान होता है, बड़ा अच्छा होता है, वो उसका रिप्रेजेंट अलग करता है। ट्रेड फेयर लगता है, हर स्टेट का सामान, कश्मीरी लोग शॉल्स कश्मीरी डिजाइन के लेके आते हैं, तो ये सब अपने एरिया को क्या करते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट माने जा सकते हैं। कोई दिल्ली में चाय बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, और उसको असम टी लिख देगा, दार्जिलिंग टी लिख देगा, तो गलत, इलीगल। यहाँ पे शॉल बनाई, बोल दिया कश्मीरी शॉल। यहाँ पे आलू के नान बनाया, बोल दिया अमृतसरी नान, गलत गलत, क्योंकि अमृतसर में बनेंगे ना, यहाँ पे बिक रहे हैं, आप उसके जैसे बेच रहे हो, वो तो टेस्ट और वो रेसिपी तो वहां से आई है ना, उनको हक है, आपको नहीं हक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें इतनी मैटर नहीं करती, इसलिए कि केस नहीं करती। आगे इसको पढ़ो, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो कि वर्ड पे लाइन तंग कर रही है, तो मैं पूछूंगा आगे कुछ। और एग्जाम्पल दिया है, नाग मिर्च, मिजो चिल्ली, शापी लैम्फी, ये अलग अलग सामान दिए, अपने अपने एरिया के हैं ये। दार्जिलिंग टी, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर ऑरेंज, बनारस ब्रोकेड, साड़ीज वगैरह वगैरह, कश्मीरी पश्मीना बहुत फेमस है, कोकोनट ऑयल वगैरह वगैरह। यहाँ तक पढ़ो, पश्मीना तक पढ़ो, आगे मैं समझाता हूँ। इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से, दिमाग से, जो हाथ में इंटेंजिबल पकड़ा नहीं जा सकता, सोचा जा सकता। हाँ, एक क्वेश्चन में था कि सिमिलर है, ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें ई दिया होगा। आ गया। सोच लो, आप मेरा क्या इसके भूख लग रही से टेस्ट का क्या लिंक है? टेस्ट चल रहा है तेरा, तो भूख लग रही है मतलब ये मैं लिख दूं भूख लग रही है, मुझे कोई नहीं होगा टेस्ट में इतने मार्क्स है, बाकी इसने कहता भूख लग रही है। अच्छा भूख नहीं लग रही, आगे हो नहीं रहा, जो तू पढ़ के आया तेरे को अपनी अच्छे को लगेगी ये तो कुछ और ही है। मीन निकालना और मॉड निकालना ना, मीन और मॉड निकालना। अभी तो यहीं नहीं पहुंचा है। नहीं, ये लास्ट है। हाँ, फिर तुझे भूख कैसे लगी तेरे को? 6 मार्क का क्वेश्चन है भाई, मुझे तब से छोड़ना यहाँ क्या हो गया? ये हो गया मुश्किल था, इसकी वीडियो भी बनाई मैंने। थोड़ा लाइन वाइज जहाँ तक डाउट आएगा पढ़ लिया, पश्मीना तक पढ़ लिया, कोई वर्ड पे डाउट है? अब मुझे वो अगला पॉइंट है, अब अगर जीए की इंपॉर्टेंस क्या है कि मेरे एरिया की कोई रिप्रेजेंटेटिव गलत नहीं करेगा, उसको भी मिसयूज हो सकता है कि मैं एक शॉल बना लूं और बोलो ये पश्मीना कहाँ का है, कश्मीर का, पर वो उस क्वालिटी का होगा जो वहां की क्वालिटी पे दे पाऊंगा, उससे नाम शॉल का खराब हो रहा है, कश्मीर का खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। ज्योग्राफी से ट्रेडमार्क पढ़ो पूरा। कैनवास सीएस से उसमें जो ये माइनस करते हैं क्योंकि ये वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज पता है 550 और रीडियस दिया हुआ है, देखो निकालना क्या वॉल्यूम निकालनी है, तो पहले एल निकलेगी और यहाँ एल से एल निकलेगी, फिर एच निकलेगा, फिर वॉल्यूम एल से। हाँ जी पढ़ो सर। अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेटर को गलत करेंगे तो हमारे एरिया का नुकसान होगा। इसमें AE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन DEQ हुआ, एरिया अपॉन EC इज इक्वल टू DE अपॉन BC क्यों हुआ, सिमिलर टाइम पे तो DE ए अपॉन ईसी नहीं होगा, ए अपॉन ए होगा, AE अपॉन AC है पीछे, बुक के पीछे AE अपॉन AC इज इक्वल मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तो मेरे को इसी बोला, मैंने इसी बोला भाई, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, छोटे वाला बड़ा वाला, तो बीपीटी लगा रहे होगे बेटा, जहाँ बीपीटी लगती है वो सिमिलर भी होता है, लेकिन बीपीटी में क्या आता है, छोटा अपॉन छोटा, सिमिलर में क्या आता है, छोटा अपॉन पूरा,
एक ट्रायंगल ऊपर का है और एक ट्रायंगल नीचे का है, पूरा ट्रायंगल क्या है? क्योंकि ए और ए कॉमन है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका ए और इसका क्या होगा? एसी होगा, ईसी होगा साइड, ट्रायंगल की साइड एसी है ना, फिर इसका डी और इसका क्या होगा? फिर साइड क्वेश्चन नहीं होती, ट्रिपल ऐसे होता है। डीमोटिवेट नहीं होते, सीखते हैं कि इनके भी फर्स्ट डे बहुत डाउट आए थे, रिजल्ट कम होना शुरू हो गया, दिमाग ज्ञान बढ़ेगा। जैसे मेरा आज मेरे आंसर तेरा कुछ नहीं हुआ, अभी शुरू हो जा। अभी क्लास में सैंपल पेपर में मेरे आंसर ठीक आए काफी, क्लास में बैच में सैंपल पेपर। कोई वर्ड कोई तंग कर रहा है? अगला क्या है? पेटेंट। पेटेंट का मतलब पेशेंट भी पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? मैंने पढ़ा ना, पेशेंट पढ़ा था। पेटेंट में फाइन कराते हैं। मैंने कोई ऐसी डिजाइन या कोई चीज बनाई जो बिल्कुल नया है, मार्केट में कोई और नहीं बना सकता, और मेरे को लगता है कि मेरा मैकेनिज्म, मेरा जो अंदर का जुगाड़, मैंने जो मशीन है कुछ भी बनाया, वो मैं मार्केट में लाऊंगा, सब उसको क्या कर लेंगे, कोई और कॉपी ना कर। कॉपी कर लेगा, वो उधर खोल के देख लेंगे, हो जाएगा। तो मैं अपना नाम, अपना आइडिया, अपना वो पेटेंट करा सकता कुछ साल के लिए, कि भाई 5 साल 10 साल के लिए ये कोई चोरी नहीं रखता। अब वो कोई यूज करेगा तो वो मेरा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई और उसको यूज करेगा। पेटेंट इज एन आईपीआर विच प्रोटेक्ट साइंटिफिक इन्वेंशंस विच शोज टेक्निकल एडवांसमेंट, को नई टेक्नोलॉजी आई है ओवर ऑलरेडी नोन, आपने बाकी जो ऑलरेडी काम चलो से बढ़िया कुछ बना के दिखाया है और आपको लग रहा है कि ये तो सब लोग आराम से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है, तो आप उसको पेटेंट करा लो कि वो कॉपी करने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा वो आपका। अगर वो आपका इस समय प्रोडक्ट बनाएगा वो सारे आपके, आप कब्जा कर लोगे, पूरा का पूरा प्रोडक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है, जितने ज्यादा साल के लिए पेटेंट लेते हो उतने ज्यादा साल की फीस देनी पड़ती है, उसको रिन्यू भी कर सकते हो आप बाद में। पर अगर गवर्नमेंट बोल देगी कि नहीं यार ये लोगों के हित की बात है, जनहित की बात है, ये लोगों की नेसेसिटी है, अगला पेटेंट एक बार तो गवर्नमेंट कर देगी, अगली बार शायद गवर्नमेंट करे या ना करे, डिपेंड की उसकी यूजेज कितनी है। अगर बहुत यूजेज होगी तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं है, लोगों को करने दो, इसकी कंपटीशन आने दो, अब दोबारा हम ये नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बार तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और पेटेंट ये नहीं कि आप हर किसी के पास हर कुछ बना के ले जाओगे, पेटेंट कर दो गवर्नमेंट करती नहीं। पेटेंट के लिए 2-3 महीने का टाइम लगता है, गवर्नमेंट देखती है कि हाँ ये वाकई कोई नई टेक्नोलॉजी है और कुछ अलग है कि नहीं है तो पेटेंट नहीं करेगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कुछ है तो ही गवर्नमेंट माने कि हाँ आपने कुछ बढ़िया इन्वेस्ट की है, करो कोई वर्ड कोई तंग कर दो बता। मैंने कर लिया ना कैलकुलेट। 324 पहले कितना चेक करो, ये क्वेश्चन ठीक है, फैक्टर क्या है 324, वो भी ज्यादा वाले हैं। 4 3 और ये 48 ना है। ये मुझे 48 तो 8 6 सर पढ़ लिया तो एक टाइम इससे ज्यादा मैं डी मिलेगा भी कर लेती हूँ। समझ रहा हो तो क्या कहना चाहता है? पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ना पैराग्राफ पूरा याद है। नहीं सॉरी यार, मोनोपली कर। क्या किया है? एंड पे क्या है? 540 के निकाल। 540 लिखा तुमने यहाँ। ये मेरा तो गलत है ना, 234 है। ये इक्वेशन दूसरा क्वेश्चन है, ये है 2 यार, ये यही नंबर है 234 तो 324 को 234 बोल रही है। यार ये वाली है। ये इक्वेशन है जो मैंने दिया वो सही है, तुमने जो 48 कम दिया वो बोल रहा ये उसने दिए तो नहीं फैक्टर ना, ये 24 के चेक करना वो तो आज हुआ ना, तो आज अब आएगा DDT 2 square into 3 to the power 4 2 square into 8 2 3 आएगा। क्या दोगे? 3 3 9 9 3 54 3 2 6 54 minus 6
54 माइनस ये तो अपने कैलकुलेट किया है ना। तो मुझे ये कर ये भी कुछ टाइम मेरा क्या होगा इनको भी पकड़ाते हैं 20 में से कर लेते हैं। हाँ जी, अगर गवर्नमेंट ने वापस से पेटेंट कर दिया बाल तो सर वो मोनोपोली मोनोपोली रहेगी कि बहुत दिन तक मोनोपोली ना करने की। अगर है फॉर इन्वेंशन टू पेटेंट इट मस्ट बी न्यू। एक तो कुछ नया होना चाहिए। तुमने एक अचार बनाया कि मेरे को पेटेंट कर दो, नहीं होता है, कुछ नया बनाओ। नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन, कोई ऑब्वियसली नॉर्मली बंदा नहीं बना पाएगा आसानी से। स्किल्ड होना चाहिए। हाँ, मस्ट बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो किसी काम के काम आए, किसी इंडस्ट्री में काम आए, तभी पेटेंटेबल होगा। वरना पेटेंटेबल एक तो नया हो, मार्केट में ना हो, कोई स्किल्ड बंदा टेक्नोलॉजी भी ना बना पाए उसको, उसके लिए ऑब्वियस ना होगी आज नॉर्मली बना पा रहा है, उसके लिए मुश्किल होगी काम, और वो इंडस्ट्रीज में काम आए। तीनों पॉइंट पढ़ लो, फिर छुट्टी करते हैं। सर आगे पढ़ो। चलिए इलेक्ट्रो तो पढ़ो, पहले वीडियो पसंद